चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम अब तक की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम है एग्जाम्स में। तो बच्चों आपके पास प्रूविंग्स काफी सारी होती है, लेकिन इन प्रूविंग्स में मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये हटाओ यहाँ से। तो इन थ्योरम्स में मिड पॉइंट थ्योरम की जो प्रूविंग होती है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चों जब ये थ्योरम एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है तो उसमें स्टेटमेंट आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले आप उसको देखिए। उसमें लिखा होगा द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints, joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side and is equal to half of it, half of it। तो बच्चों ये जब थ्योरम आपको एग्जाम में प्रूफ करनी होगी तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख करके आएगा। इस स्टेटमेंट से ही आपको पहचानना होगा कि ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे रहा है। तो जब भी बच्चों कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप थ्योरम कुछ भी भूल भी जाए तो सबसे पहले आपको टू गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं अगर आपको प्रूविंग नहीं भी आती है। क्योंकि बच्चों गिवन के भी मार्क्स होते हैं, प्रूफ टू प्रूफ जो आप लिखते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं। तो बच्चों प्रूविंग से सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को दोबारा समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and is equal to half of it। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि आप एक ट्रायंगल बनाओ। लेट से आपने एक ट्रायंगल बना ही लिया और ये ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया। फिर इसने कहा कि ट्रायंगल में क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। किसको? किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को। तो बच्चों पहली साइड का नाम है ए बी। तो पहली साइड का नाम अगर ए बी है तो ए बी का मिड पॉइंट आप देख लीजिए। ये आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन हमने कर दिया। ट्रायंगल का नाम है एबीसी और एबी का मिड पॉइंट आपने ये एज्यूम कर लिया, इसका नाम है ई। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्योंकि आपको ये सारे बोर्ड्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th के बाद आपको बिना कहे क्लास 10th में भी आपको ये यूज करनी होती है थ्योरम। तो आपको डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम पे डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे और इसके कन्वर्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट समझने की कोशिश की कि हमने ए बी का एक मिड पॉइंट लिया जिसका नाम है ई और हमने ए सी का एक मिड पॉइंट लिया जिसका नाम है एफ। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमसे स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पे एक लाइन बनती है जिसका नाम है ई एफ। और इस ई एफ लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो ई एफ लाइन होती है ये ट्राइंगल की थर्ड साइड, यानी जो बची थर्ड साइड है उसका नाम क्या है? बीसी। यानी आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो ईएफ वाली साइड है वो बीसी के पैरेलल भी है और ईएफ वाली साइड बीसी की हाफ भी है। ये आपको प्रूफ करना होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप स्टेटमेंट का मतलब तो समझ गए होंगे और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सिर्फ इतना सा ही डायग्राम बनाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सिर्फ इतना सा ही डायग्राम बनाओगे और अपना गिवन में लिखना चालू करोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले गिवन। और गिवन में किन बातों का ध्यान रखोगे? जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उनको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें ई क्या है और एफ क्या है? मिड पॉइंट से। तो बच्चों अगर मिड पॉइंट से तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन विच हम क्या लिख सकते हैं? ए ई इज इक्वल टू ई बी। क्या ये बात हम लिख सकते हैं? क्योंकि ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। क्या हम लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना, क्योंकि एफ क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो बच्चों ये बात हमारे पास गिवन है। उसके बाद बच्चों हमको लिखना होता है टू प्रूव। जब हम टू प्रूव लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा हुआ तो जो EF होगी वो होगी BC के पैरेलल, ये आपको एक पार्ट ये प्रूफ करना है, एज वेल एज जो EF होगी वो BC की क्या होगी, हाफ होगी। इन दो बातों को आपको प्रूफ करना है। उसके बाद इसको बच्चों प्रूफ करने के लिए प्रूविंग डायरेक्टली नहीं होती है, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन। क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन। तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक सी से लाइन ड्रॉ करते हैं। सी से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो पता है वो किसके पैरेलल होती है, AB के पैरेलल होती है। ठीक है, जब हम EF को एक्सटेंड करते हैं तो वो जो C से आपने लाइन ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल है, तो EF वाली लाइन एक्सटेंड करने पर कहां मीट करती है, उसको D पर मीट करती है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपने C से लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है CD, और ये जो CD लाइन है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। बच्चों ये आपने कंस्ट्रक्शन की है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और इस बात को आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना भी पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे थ्रू C, यानी कि C से, थ्रू C ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA। ठीक है, आपने C से एक लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है B के, टू मीट, वो किसको मीट करती है, टू मीट EF प्रोड्यूस्ड एट D, प्रोड्यूस्ड एट D। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट हो गया कंस्ट्रक्शन वाला। तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी बातों पे। सबसे पहले अब हम चलेंगे प्रूविंग की तरफ। जब हम लोग प्रूविंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो बच्चों हम लोग प्रूफ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रूफ लिखना से पहले आप क्या करिएगा कि डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम में हम सारी बातें रिपीट करेंगे। आप चाहें तो इस डायग्राम को नीचे अलग से ड्रॉ कर लीजिए, बल्कि क्योंकि आपको उसे बार बार बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम जैसी स्क्रीन ऊपर करेंगे तो ये डायग्राम आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करिए, डायग्राम को आप अलग से नीचे बना लीजिए। ठीक है, अब दिख रहा है, चलिए तो नामकरण कर दीजिए। कुछ नाम छूट गए थे, ये नाम था B और ऊपर वाला नाम था E। क्या सारे नाम दिख रहे हैं, चलिए चलिए बच्चों हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग के लिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। प्रूविंग के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल का नाम है AEF और दूसरे ट्राइंगल का नाम है CDF। देखिए ध्यान से, मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, एक ये वाला ट्राइंगल लिया है और एक ये वाला ट्राइंगल लिया है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सबसे पहले बच्चों हम क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तुम कहोगे सर आपको सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो बहुत आसान है। हमने कहा कैसे, कहोगे सर देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इनको आप कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आप कहेंगे सर ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि F क्या है, मिड पॉइंट है, तो AF इज इक्वल टू FC, तो ये गिवन ही था। उसके बाद सर आपने कई बार बताया कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और एक लाइन होती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल्स जो होते हैं इनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्या कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों साइड्स बच्चों पैरेलल है कि नहीं, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, एक इनका ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल्स को-इंटीरियर एंगल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको कहते हैं। बच्चों को-इंटीरियर एंगल तो उनको कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, लेकिन बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से बताइए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे AF
चलिए लिखना स्टार्ट करें बच्चों। किसी से भी आप प्रूफ कर लीजिए। तो हम किससे प्रूफ करना चाह रहे थे? एंगल साइड एंगल। चलिए बच्चों प्रूफ कर लेते हैं, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे? ट्राइंगल एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। बहुत बढ़िया। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद बच्चों एंगल हो गए। अब साइड लिखते हैं, AF इज इक्वल टू FC। ये हमारे पास क्या था? ये तो गिवन था। उसके बाद लिखेंगे एंगल EAF। ध्यान से देखिए, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF। बहुत बढ़िया, DCF। तो ये कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? और बच्चों इतना लिखने के बाद आपको ये बात समझ में आनी जरूरी थी कि ये एंगल साइड एंगल का खेल है। तो आपके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंटी से? ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ होने के बाद सब कुछ इक्वल होता है। ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगी, है ना? मतलब आप कहोगे जो EF हो गई वो FD के इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से जो AE होगी वो CD के इक्वल हो जाएगी। ये बात कह सकते हो ना? क्यों भाई? भाई बच्चों ये बात ध्यान से समझिएगा। आप क्या लिखोगे डायरेक्टली? आप ये लिखोगे ना कि जो AE है वो किसके इक्वल हो गई? CD के। Why? Because of CP/CT। हम लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हम ये भी जानते हैं कि जो AE है वो किसके भी इक्वल थी? EB के भी इक्वल थी। ये डाटा हमारे पास क्या था? गिवन। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशंस आपने बनाई। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पर पहली तो ये CP/CT से बन गई और दूसरी इक्वेशन ये गिवन थी। तो आप कहोगे सर बाय इक्वेशन 1 और 2 AE CD के भी इक्वल है और AE EB के भी इक्वल है। तो जब दो इक्वेशंस के LHS भी इक्वल होंगे तो RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि जो CD है वो EB के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, जो CD है वो EB के क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन बच्चों हम ये भी तो जानते हैं कि जो CD है वो पैरेलल भी तो है किसके? EB के। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने बताया था ना कि जो CD वाली लाइन है वो AB वाली लाइन के पैरेलल है और A वाली लाइन पे तो E पॉइंट है, तो उसका मतलब BE लाइन भी क्या होगी? CD के पैरेलल हो गई। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। और ये बात समझ में आ रही है तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन एक खत्म हो रहा है, एक पार्ट प्रूविंग का खत्म हो रहा है। क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए। अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो बच्चों से देखो, ये जो आपके पास डायग्राम है EDCB, ये पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन, सर इसके इक्वल भी है, अभी प्रूफ भी किया है। तो ये पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। दैट मींस आपका अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो आप कहोगे क्वाड्रिलेटरल CBED इज पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। और बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम बनने के बाद दूसरी साइड का भी अपोजिट पेयर क्या होगा? पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। दैट मींस बच्चों खेल खत्म। अगले स्टेप में आप लिखोगे कि ED इज पैरेलल टू BC। व्हाई? बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। और बच्चों अगर आप ED BC के पैरेलल तो EF भी क्या होगी? BC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि EF लाइन भी किससे बनी है? ED से ही बनी है। तो EF किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के। तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था कि EF पैरेलल टू BC। अब बच्चों हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये बताइए, अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल तो होते ही हैं, इक्वल भी होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? BC is equal to ED लिखोगे, because of BCD is parallelogram। तो
तो बच्चों ये क्या बन गई है, पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, और बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम फिर से बन गया तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि अगर BCDE एक पैरेललोग्राम है जिसमें BC और DE आपस में इक्वल है, तो बच्चों आप DE को और क्या लिख सकते हो, तो सर DE को हम लिख सकते हैं EF, ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि जो ED साइड है वो किससे मिलके बनी है, EF और FD से, तो मैंने ED को लिख दिया EF प्लस FD। लेकिन बच्चों आप पहले से जानते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, तो CPCT से ये दोनों लेंथ भी क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो है इक्वल है DF। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। ये बात आपको याद आ रही है, बोलो भाई। और बच्चों अगर आपने लिखा कि जो EF है वही DF है, तो यानी कि आप जो BC इक्वल टू EF प्लस DF लिखे हो, तो उसमें DF को भी आप क्या लिख सकते हो, EF लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, 2EF बन जाएगा। इसका मतलब EF कितना आ जाएगा, EF आ जाएगा BC अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट हो गया कि जो EF है वो BC का क्या है, हाफ है। BC बाई 2 मतलब EF इज हाफ ऑफ BC। तो इसका मतलब ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, और सेकेंड पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया था। और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट अगर प्रूफ हो गए तो यही होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों मैंने आपको ये पूरी थ्योरम समझा दी है, तो आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो आपका ICSE बोर्ड हो चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, तो ये दोनों बोर्ड्स के लिए मिड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों आपको ये थ्योरी याद रखनी होगी, समझनी होगी कि सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर CPCT लगा करके इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे, इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। समझ में आया। उसके बाद हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, और पैरेललोग्राम प्रूफ होते ही आपके पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बाकी बच्चों स्टेटमेंट सब आपके पास लिखे हुए हैं, इन स्टेटमेंट को अगर आप दोबारा कॉपी करेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये पूरी थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं फाइनली मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी होगी। और मैं आपको साथ में इसकी एक और बात भी बताता हूं कि कभी कभी क्या पूछा जाता है, इसका कन्वर्स। तो बच्चों कन्वर्स का स्टेटमेंट प्रूफ करने की नीड नहीं है, लेकिन आपको कन्वर्स का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तो मैं वो आपको अलग से लिखवा देता हूं। दिस इज कन्वर्स ऑफ MPT, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों आपके स्कूल के टीचर इसको शॉर्ट में हो सकता है MPT भी कहें। MPT का मतलब समझ लीजिएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए बच्चों क्या लिखा है इसमें, लिखते हैं इसमें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द line drawn through the midpoint, फिर से रिपीट करना, the line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side, bisect the third side, bisects the third side। तो बच्चों इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ MPT कहते हैं। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। और बच्चों हम लोग समझ लें क्या लिखा है। जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, तो पढ़ो क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों से पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें दोनों साइड के मिड पॉइंट यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया तुमने, यहाँ पे एक साइड का मिड पॉइंट हमने यूज किया है। ठीक है, और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन आपसे कह दिया गया है पहले से ही, यानी आपको प्रूफ नहीं करना है, उसने कह दिया पहले से ही। वो लाइन क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड। समझ में आया बच्चों, मेरी बात समझो। अगर आपसे कह दिया गया
कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को ले करके एक लाइन ड्रॉ की गई सच दैट वो जो लाइन है, वो लाइन EF जो है वो BC के पैरेलल है पहले से। तो बच्चों अगर कोई लाइन अगर BC के पैरेलल हो गई है तो दैट मींस वो तभी हो सकती है जब F को भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट होना पड़ेगा। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का मतलब बच्चों ये होता है उसमें जो आपको प्रूफ करना था मिड पॉइंट थ्योरम में, उसका प्रूविंग आपके पास गिवन हो जाएगी। तो प्रूविंग क्या गिवन थी आपके पास कि यहां पर EF BC के पैरेलल है। तो बच्चों अगर कोई आपसे कह दे EF BC के पैरेलल है तो वो तभी हो सकता है जब E और F दोनों ही क्या हो, BC मतलब AB और BC के क्या हो, मिड पॉइंट। इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब बच्चों हिंदी में होता है उल्टा। ठीक है, मतलब इससे पहली वाली थ्योरम में जो आपको गिवन था वो प्रूव में चला जाएगा और जो प्रूव था वो गिवन में आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्स। तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यानी आपको पास पहले से ही गिवन है कि EF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ठीक है, अगर EF BC के पहले से ही पैरेलल है तो दैट मींस ये पॉसिबल तभी है जब E और F क्या होंगे, AB और AC के मिड पॉइंट। अब E पहले से ही AB का मिड पॉइंट है तो F को भी क्या होना पड़ेगा, AC का मिड पॉइंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि EF पहले से ही क्या है, BC के पैरेलल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।